हाँ, वेलकम। तो एक बार फिर से चलिए हिंदी साहित्य के जो अपनी 2000 प्रश्नों की सीरीज है उसका आज है हमारा 8वां भाग, पार्ट 8 है। इसको अपन कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे इसमें खास इंपॉर्टेंट मोस्ट जो क्वेश्चंस हैं। आइए एक एक करके शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है पहला प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल को मिर्जापुर आने पर भारतेंदु जी के किस कवि मित्र के यहाँ रहने की जानकारी मिली थी। आपको याद होगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जब अपने पिताजी का ट्रांसफर जो है वो यहाँ पे हो गया था मिर्जापुर में, और जब यहाँ पर आए तो उन्हें पता चला कि यहाँ पे भारतेंदु जी के एक मित्र रहते हैं जो स्वयं एक बहुत बड़े कवि भी थे। तो वो उनका नाम बताना है आपको। वो जो है वो यहाँ पे रहने जो मित्र रहते थे उनका नाम क्या था। पंडित केदारनाथ, ऑप्शन बा है उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी और भगवान दास, या फिर लक्ष्मी नारायण चौबे। तो सही जवाब है बच्चों ऑप्शन इसका ख जो है वो सही जवाब है कि उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है ना, इन्हें प्रेमघन के नाम से जो है वो जाना जाता है। और पाठ जो लिखा है उसका नाम ही है प्रेमघन की छाया स्मृति। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ख। नेक्स्ट है हमारा दूसरा प्रश्न। अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है कि हिंदी कविता में अज्ञेय किस युग यानी किस वाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। अज्ञेय सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। ऑप्शन 1 है छायावाद, ऑप्शन 2 है रहस्यवाद, ऑप्शन सा है प्रगतिवाद और ऑप्शन द है प्रयोगवाद। तो बच्चों अज्ञेय जो है ये प्रयोगवाद के जो है प्रवर्तक माने जाते हैं हिंदी साहित्य में। याद रखना प्रयोगवाद के प्रवर्तक जो है ये माने जाते हैं। अज्ञेय जो है वो प्रयोगवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा अगला तीसरा प्रश्न है कि कविता 12 मासा में कौन कौन से महीनों का वर्णन हुआ है। तो 12 मासा कविता में वैसे तो 12 महीनों का बच्चों 12 महीनों का वर्णन हुआ है, लेकिन अपनी जो कविता है जो इसमें अपने सिलेबस में जो एक भाग दिया हुआ है इसका, उसमें 4 महीनों का वर्णन किया है। तो वो 4 महीने कौन कौन से हैं। तो इसमें देखो अगहन, पूस, माघ और फाल्गुन, ये 4 महीनों का वर्णन हुआ है। अगहन को मक्सर बोलते हैं, मक्सर, पोष, माघ और फाल्गुन, ये इस तरीके से 4 महीने होते हैं। तो इस 4 महीने में विरणी की स्थिति का वर्णन जो है वो किया गया है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन अ। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है चौथा प्रश्न है कि सेवाग्राम में कौन कौन से लोग आए थे। वहां पे आपने देखा कि यासिर अराफात, नेहरू, गांधी और यासिर अराफात वाला जो अपना पाठ है उसमें लेखक यहाँ पे वर्णन करता है कि इस पाठ में लेखक भीष्म साहनी ने गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, यासिर अराफात, पृथ्वी सिंह आजाद, मीरा बहन, खान अब्दुल गफ्फार खां, राजेंद्र बाबू, कस्तूरबा गांधी आदि लोगों के आने का जिक्र किया है। तो इस पाठ में है ना सेवाग्राम में जो है इतने सारे लोग वहां पे आए, इन सबका जो है वर्णन कवि ने वहां पे लेखक भीष्म साहनी ने किया है। नेक्स्ट प्रश्न है 5वां, उपमा अलंकार के अंग होते हैं। उपमा अलंकार के अंग कितने होते हैं। तो पहले तो मैं आपको बता दूं उपमा अलंकार जो है ना इसके 2 भेद हैं। अंग यहाँ पे अंग पूछा, ध्यान रखना। तो पहले तो इसके 2 भेद हैं, 2 प्रकार हैं। उसमें एक तो है उसमें पूर्णोपमा और दूसरा है मालोपमा। तो एक है पूर्णोपमा और दूसरा है मालोपमा, है ना, मालोपमा। अब जो पूर्णोपमा होता है बच्चों, पूर्णोपमा जो होता है इसमें क्या होता है कि उपमा अलंकार के जो 4 अंग हैं अगर चारों ही उपस्थित हैं तो वो पूर्णोपमा होगा, और चारों में से अगर कोई एक नहीं है तो वो मालोपमा होता है। तो पूर्णोपमा अगर है तो वहां पे इसके 4 अंग होते हैं। ठीक है, पूर्णोपमा में 4 अंग होते हैं कि जिस वाक्य में उपमा के चारों अंग उपस्थित हो। चारों कौन कौन से? उपमेय, उपमान, समान धर्म और वाचक शब्द, ये 4 अंग होते हैं। याद रखना है ये उपमा अलंकार के 4 अंग हैं। और अगर भेद पूछे तो 2 भेद हैं उपमा अलंकार के, वह पूर्णोपमा अलंकार कहलाता है। एक उदाहरण देखिए कि नील गगन सा शांत हृदय था सो रहा। नील गगन मतलब नीले गगन के समान शांत हृदय से सो रहा था। इस काव्य पंक्ति में उपमा के चारों अंग उपस्थित हैं। उपमेय कौन? हृदय। उपमान कौन? नील गगन। समान धर्म क्या है? शांत। और वाचक शब्द क्या है? सा। ये सा जो है ना ये इससे पहचान होती है इसके उपमा अलंकार की।
अगर आपको नहीं समझ में आया तो उपमा, जैसे हमने बाकी अलंकार जिस तरीके से पढ़ रहे हैं वैसे इस उपमा अलंकार के मैं और अलग अलग उदाहरण लेकर के आपको 2-3 दिन लगातार समझाऊंगा तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। हमने देखो अनुप्रास अलंकार को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया, क्योंकि जो हम अलग अलग जो क्वेश्चंस करते हैं उसमें एक ही अलंकार से रिलेटेड अलग अलग परिस्थितियां जो है वो कैसे क्रिएट होती है और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो करते हैं, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाती है। तो साथ ही साथ देखो हमने यमक अलंकार अच्छी तरह से समझ लिया, उपमा हमने जो है यमक के अलावा हमने देखो आपको श्लेष अलंकार है ना, श्लेष अलंकार हमने समझ लिया, अनुप्रास अलंकार हमने अच्छी तरह से समझ लिया। तो बाकी जो अलंकार है मानवीकरण अलंकार हमने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया, विशेषोक्ति और समासोक्ति अलंकार को हमने ढंग से पढ़ लिया, बाकी जो अलंकार है विभावना अलंकार भी हमने अच्छी तरह से समझ लिया और ये उपमा अलंकार भी आपको समझ में आ जाएगा। अगर पहचान करनी हो ना तो जैसे सा इस प्रकार के जो शब्द आते हैं तो वहां पे उपमा अलंकार होता है, ये आपको इसकी पहचान हो जाएगी। अगला क्वेश्चन हमारा छठा, सूर्यधनु यानी इंद्रधनुष की तुलना की गई है। सूर्यधनुष से पंख पसारे मलयगिरी, सूर्यधनु से पंख पसारे और जो मलयगिरी की जो हवा है उसके सहारे सारे पक्षी उड़ते जा रहे हैं। तो सूर्यधनु से पंख पसारे, सूर्यधनु का मतलब होता है इंद्रधनुष, इंद्रधनुष के समान अपने पंखों को फैला करके जो है वो पक्षी उस हवा के सहारे सहारे उड़ रहे हैं। तो यहाँ पे सूर्यधनु की तुलना किससे की गई है? सूर्यधनु की तुलना पक्षियों से की गई है या फिर पक्षियों के पंखों से की गई है ना, पक्षियों के पंखों से, पक्षियों के पंखों से की गई है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है छठे के बाद सातवां प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द क्रिकेट जगत का नहीं है? ये अपना जो अभिव्यक्ति और माध्यम वाला जो भाग है वहां से प्रश्न लिया गया है। इसमें से क्रिकेट से रिलेटेड कौन सा नहीं? जैसे क्रिकेट से रिलेटेड है, रन बिल्कुल क्रिकेट में होता है, स्पिन जो गेंद जो बॉलिंग की जाती है उसमें बॉल को स्पिन करवाया जाता है, और तेजड़िए, तो ये तेजड़िए जो है वो क्रिकेट से संबंधित नहीं है। तेजड़ी और मंदड़िए ये जो है शेयर मार्केट से संबंधित होते हैं, आर्थिक जगत के शब्द हैं। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन द, ऑप्शन 7 में इसका राइट आंसर है द। नेक्स्ट है हमारा 8वां प्रश्न कि लेखक की मंडली में निसंदेह शब्द का प्रयोग लोगों को अनोखा क्यों लगता था? याद होगा आपको प्रेमघन की छाया स्मृति पाठ में जो है ये एक शब्द था, आचार्य शुक्ल इस बारे में बताते हैं कि जो ये मित्र मंडली थी इनकी, उनका नाम लोगों ने रख दिया था निसंदेह लोग। तो ऐसा क्यों रखा था? क्योंकि ये क्या करते थे, निसंदेह का अर्थ नहीं समझने के कारण, नहीं गलत, ये तो सही नहीं है, हिंदी नहीं जानने के कारण ये भी गलत, बार बार इस शब्द का प्रयोग करने के कारण हाँ। तो ये क्या करते थे, अपनी बोलचाल की भाषा में बार बार निसंदेह शब्द का प्रयोग करते थे, इसीलिए जो है ये जो मित्र मंडली थी इसका नाम लोगों ने निसंदेह लोग रख दिया था। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ग। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट है 9वां प्रश्न कि इनमें से कौन सा कविता का घटक नहीं है? कविता के जो विभिन्न घटक होते हैं उसमें देखो शब्द है, छंद है, वाद्य यंत्र है और भाषा है। तो इसमें वाद्य यंत्र जो है वो इसका घटक नहीं होता है, बाकी शब्द होना चाहिए, अगर शब्द नहीं है तो बिना शब्दों के कविता नहीं बनेगी, छंद भी होना चाहिए और भाषा भी होनी चाहिए, वाद्य यंत्र नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन स, वाद्य यंत्र। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट प्रश्न है कि किस तत्व के कारण कहानी में रोचकता बनी रहती है? मध्य की द्वंद्वता, प्रारंभ की सरलता, अंत की सुखद परिस्थितियां या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ब, मध्य की जो द्वंद्वात्मक स्थिति होती है उसके कारण जो है वो कहानी में क्या बना रहता है, रोचकता बनी रहती है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 11वां, बस नेक्स्ट प्रश्न नहीं है बच्चों, आज की इस क्लास में बस 10 प्रश्न है। तो ये मैंने आपको बता दूं कि जो अपनी सीरीज है जो हिंदी साहित्य की जो अपनी सीरीज है, इस हिंदी साहित्य की सीरीज में जिसमें हम 2000 प्रश्न कर रहे हैं, है ना, साहित्य में 2000 प्रश्न कर रहे हैं, तो कंटिन्यूस आपको एक क्लास इसकी डेली मिलती है। आज हमने 8वां भाग किया है और हिंदी अनिवार्य की बच्चों में आपको बता दूं कि इसकी भी हम डेली जो है वो एक क्लास करते हैं और उसकी क्लास भी आपको मॉर्निंग में मिली है। इसके अलावा हिंदी साहित्य की हमने हिंदी साहित्य
का हमने कैप्सूल सीरीज शुरू करी है, तो ये डेली आपको मॉर्निंग में 6:30 बजे मिलेगी, है ना, 6:30 बजे, 6:30 PM पर। तो अपनी पहले जो 6:30 बजे जो ये क्लास आपको मिलती थी 2000 प्रश्नों की सीरीज, इसको अपन ने थोड़ा सा टाइम इसका जो है वो शेड्यूल चेंज किया है, तो उसके स्थान पे मिलेगी आपको हिंदी साहित्य की जो कैप्सूल सीरीज है। क्योंकि अब टाइम बहुत कम बचा है एग्जाम में, और हमारा ये कोशिश रहेगी कि एग्जाम से पहले पहले हम एक बार कंप्लीट रिवीजन कर लें, पूरा का पूरा जो अपनी जो सिलेबस है उसका रिवीजन करेंगे। तो हिंदी साहित्य का मॉर्निंग में आपको 6:30 बजे क्लास मिलेगी। इसके अलावा इंग्लिश कंपलसरी जो है अपनी, वो इंग्लिश कंपलसरी का जो कैप्सूल सीरीज है, इसका जो हमने कैप्सूल सीरीज शुरू किया है बच्चों, ये मिलेगी आपको शाम को 7:30 बजे, है ना, ये शाम को 7:30 बजे, ये सुबह का है, ये सुबह की क्लास है, और ये है शाम की 7:30 बजे की क्लास। ओके, इंग्लिश की आज मिलेगी, अभी 7:30 बजे मिलेगी आज क्लास। आज हम नेक्स्ट जो सेकंड पोइम है उसकी समरी और उसके जो क्वेश्चंस परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं वो करेंगे। इसके अलावा मैं बता दूं कि एक तो शाम को 7 बजे अपनी लाइव क्लास रहती है, और एक शाम को 8 बजे अपनी लाइव क्लास रहती है। तो ये 2 लाइव क्लासेस रहेगी, आप ज्वाइन कर लीजिएगा, और लिंक आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। तो व्हाट्सएप ग्रुप आपने ज्वाइन कर रखा है, अगर नए हैं, आप पहली बार आए हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। जैसे ही क्लास स्टार्ट होगी आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगी, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में एक और नई जो क्लास के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।